हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है। और ये इग्नू सीरीज़ है। इसमें हम लोग, जैसा कि आप सभी को पता है कि इग्नू से जो एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें ईच लेक्चर में 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड, यानी कि एमसीक्यू के रूप में 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज जो है ये पार्ट 16 है और ऑलरेडी हम लोग 150 क्वेश्चन जो हैं वो इग्नू बेस्ड, यानी कि जो इग्नू की किताबों में कंटेंट दिए गए हैं उस पे आधारित हम लोग 150 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? बहुत बार आप लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है उसमें कुछ पुराने आंकड़े भी पूछ दिए जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इग्नू में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है: 65 करोड़, 85 करोड़, 103 करोड़ या फिर 113 करोड़। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 85 करोड़। ये कुछ 844 मिलियन के रूप में दर्शाया गया है, तो इसे हम 85 करोड़ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हम मान सकते हैं। तो करेक्ट आंसर 85 करोड़ है। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ग्रामीण लोगों के बाह्य देशांतरण के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है इसका आंसर आप लोग खुद ट्राई करिए कि आप लोग अटेम्प्ट करिए, बाकी तो मैं डिस्कस करके आप लोगों को बता ही दे रही हूँ। तो 4 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है: जनसंख्या का बढ़ता दबाव, ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण बेरोजगारी या फिर उपर्युक्त सभी। तो ग्रामीण लोगों के बाह्य देशांतरण, यानी बाहर की तरफ जो इन लोगों का देशांतरण होता है, उसका महत्वपूर्ण कारण आखिर में कौन सा है? तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर जो दिखेगा वो ये दिखेगा: उपर्युक्त में से सभी, उपर्युक्त सभी। यानी जनसंख्या का बढ़ता दबाव भी हमें दिखेगा, ग्रामीण गरीबी जो होती है ये भी एक कारण होता है, ग्रामीण बेरोजगारी जो होती है वो भी एक कारण होता है। तो उपर्युक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कारक जो देशांतरण के लिए देशांतरितों को आकर्षित करता है, तो ऐसा कौन सा कारक होता है? तो सेम इसी तरीके से ये एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन इग्नू के बुक में दिया गया है, तो मैंने इसके ऑप्शन भी सेम वैसे ही लिख दिए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को ऑप्शन थोड़ा अजीब लगेगा बट मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये इग्नू का ही सीरीज़ है और इग्नू के एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं और ये एमसीक्यू फॉर्म में ही था, तो मैं ऑप्शन भी नहीं चेंज करना चाहती थी। तो क जो है वो ठेलते कारक, खींचते कारक, पीछे ठेलते कारक या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो खींचते कारक है। इसका मतलब क्या है ये हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। तो ऐसे कारक जो कि देशांतरण के लिए देशांतरितों को आकर्षित करते हैं, इनमें कारक की बात की गई है। तो यहाँ पे खींचते कारक का मतलब ये है कि कुछ ऐसे कारक जो हमें आकर्षित करते हैं या हमें उधर जाने के लिए, सोचने के लिए एक बार मजबूर करते हैं, तो इसलिए इसको खींचते कारक नाम दिया गया है। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सॉरी, निम्नांकित में से कौन देशांतरण का एक प्रकार नहीं है? तो आई थिंक आप सभी को ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी लग रहा होगा, इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा, फिर भी एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है कि जो देशांतरण के 4 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, तो इसमें से 3 प्रकार तो आप लोगों को यहीं दिख रहा है और ऑप्शन में पूछ दिया गया है कि देशांतरण का एक प्रकार कौन सा जो है वो नहीं है। ऑप्शन देखते हैं: ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से शहरी, शहरी से शहरी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आंसर है यही देशांतरण का एक प्रकार नहीं है। चौथा प्रकार जो है वो कौन सा होता है? वो होता है शहरी से ग्रामीण। तो ये आप लोग
ध्यान रखिएगा। ये सभी आप लोगों को ऑप्शन पता है। ग्रामीण से ग्रामीण स्थानांतरण होता है या देशांतरण होता है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में होता है, शहरी से शहरी क्षेत्र में होता है, और शहरी से ग्रामीण क्षेत्र में भी होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, शरणार्थियों का विशाल संख्या में बहिर्गमन यानी बाहर की तरफ जाना गंतव्य के लिए कोई समस्या उत्पन्न नहीं कर सकता है। गंतव्य देश के लिए आर्थिक समस्या उत्पन्न कर सकता है, यानी कि जहाँ पे वो जा रहे हैं। गंतव्य देश के लिए मात्र स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी समस्या उत्पन्न कर सकता है, या फिर शरणार्थियों के आयतन के अनुसार कि आखिर में वो लोग कितने लोग हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? शरणार्थियों का विशाल संख्या में बहिर्गमन यानी कि बाहर की तरफ जाना, इसमें से क्या स्थिति उत्पन्न कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है शरणार्थियों के आयतन के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाज विज्ञानियों में से किसने नगरीय जीवन शैली की संकल्पना का प्रतिपादन किया है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है और ये आप सभी को पता भी है इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर या फिर लुई बर्थ। तो आप लोगों को पता है, आप सभी को करेक्ट आंसर जो है वो लुई बर्थ हैं। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल के वर्षों में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने भारतीय प्रवासियों के हित की रक्षार्थ एक सेल की स्थापना की है जो कार्यरत है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, दूसरे देशों में सिर्फ कुशल श्रमिकों के रूप में, दूसरे देशों में सिर्फ अकुशल श्रमिकों के रूप में, दूसरे देशों में सिर्फ अर्ध कुशल श्रमिकों के रूप में, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो ये जो उपयुक्त सभी का ऑप्शन है ये ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि अगर हम भारतीय प्रवासियों के हित की बात करेंगे और भारत सरकार यदि कोई स्टेप उठाता है तो वो कुशल श्रमिक हों या फिर अकुशल श्रमिक हों या फिर अर्ध कुशल श्रमिक हों, इन सब के बारे में विचार करेंगे, सबके हित के लिए सोचेंगे। तो जो करेक्ट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाली कुल जनसंख्या का क्या अनुपात है? यानी कि जो पूरे भारत की जनसंख्या रही 2001 में, उसका कितना प्रतिशत जो था वो शहरी क्षेत्रों में रह रहा था। तो इसमें 17%, 27%, 30.5% या फिर 47%। तो आप लोगों को ये देखने को मिला होगा कि बहुत सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है, और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये इग्नू के ही कंटेंट में दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 27%। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सरकार की छोटे, मध्य और मध्यस्थ नगरों को विकसित करने की प्रवृत्ति से यह आशा की जाती है कि, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, मध्यस्थ नगर भविष्य में आर्थिक देशांतर रिश्तों को आकर्षित करेंगे और बड़े नगरों का महत्व जो है वो कम होता जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, यद्यपि एक बड़े नगर उन तरीकों को आकर्षित करते रहेंगे। 1 मिनट। ओके, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, हमें भी ये उस समय दिखाई नहीं दिया, इसको थोड़ा सा हम लोग करेक्शन कर लेंगे। ये यद्यपि एक बड़े नगर देशांतरितों यानी जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, देशांतरितों को आकर्षित करते रहेंगे। ये थोड़ा मिसटाइपिंग हो गया है,
तो इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। ये देशांतरिकों हो गया है, ये देशांतरितों है। ओके, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अर्थात जो देशांतर करते हैं। तो यद्यपि एक बड़े नगर देशांतरितों को आकर्षित करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे है शिक्षित, तो हटा दीजिएगा। युवक युवतियों में छोटे शहरों और नगरों में सफ़ेद पोश कार्य करने की प्रवृत्ति अधिक होगी। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि यद्यपि एक बड़ा नगर जो है वो जो देशांतरित होने वाले लोग होते हैं उनको आकर्षित करते रहेंगे, लेकिन जो शिक्षित जो युवक युवतियाँ हैं वो जो हैं वो छोटे शहरों और नगरों में सफ़ेद पोश कार्य करने की प्रवृत्ति उनकी ज़्यादा रहेगी या उनका रुझान ज़्यादा रहेगा। अगला ऑप्शन है भविष्य में ग्रामीण से शहरी देशांतरण जो है वो रुक जाएगा, या फिर घ ऑप्शन है उपयुक्त सभी सही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ये क्वेश्चन है सब, और मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो बुक है इग्नू की, ये भारत में जो सामाजिक समस्याएं हैं और उसमें किस प्रकार से हमें संरचना परिवर्तन देखने को मिलता है, इसी बुक से मैंने ये कंटेंट लिया है। तो इसका मैं आप लोगों को थंबनेल पे मैं मेंशन कर दूंगी कि मैंने कौन सी बुक को प्रिफर किया है। ये ESO 16 करके है बुक, ESO 16, और इसका ये पार्ट 2 है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए हैं ये उसी बुक से है। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसका सरकार की छोटे मध्यम और मध्यस्थ नगरों को विकसित करने की प्रवृत्ति से यह आशा की जाती है कि क्या उम्मीद की जाती है कि जो छोटे नगर हैं या मध्यम नगर हैं या मध्यस्थ नगर हैं, तो आखिर में इनको विकसित करने के पीछे सरकार की क्या मंशा होती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है कि यद्यपि एक बड़े नगर देशांतरितों को आकर्षित करते रहेंगे, लेकिन शिक्षित युवक युवतियों में छोटे शहरों और नगरों में सफ़ेदपोश कार्य करने की प्रवृत्ति अधिक होगी। और आज का आखिरी प्रश्न है, नगरीकरण की प्रक्रिया में नगरों में रहने वाले समुदाय के संबंध किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को 4 ऑप्शन दिख रहा है। पहला है व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत तो हमें नगरों में संबंध नहीं दिखते हैं, ये हमें ग्रामीण समुदाय में संबंध देखने को मिलते हैं। औपचारिक, ध्येयलक्षी, यहाँ पे आप लोगों को इन दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। और अनियत, तो यहाँ पे अनियत तो नहीं होगा। औपचारिक जो है तो आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो गांव में जो हमें रिश्ते देखने को मिलते हैं या संबंध देखने को मिलते हैं वो अनौपचारिक होते हैं, तो शहरों में औपचारिक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, नगरीकरण की प्रक्रिया में बात हो रही है, ना कि किसी नौकरशाही व्यवस्था की बात हो रही है। तो नगरीकरण की प्रक्रिया में नगरों में रहने वाले समुदाय के संबंध कैसे होते हैं, तो औपचारिक तो नहीं होंगे। यहाँ पे होता है ध्येयलक्षी, यानी कि गोल ओरिएंटेड होता है। तो आई होप कि अभी आप लोगों को इसका जो करेक्ट आंसर है वो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज ये हम लोग 10 प्रश्नों पे डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नए जो क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं आप लोगों को ये बार बार बताती हूँ कि जो हम लोग इग्नू के MCQ सीरीज़ को डिस्कस करते हैं, इसके क्वेश्चन अपने आप में यूनिक होते हैं और ये नॉर्मल जो मार्केट्स में आप लोगों को बुक्स अवेलेबल होती हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जो इग्नू का MCQ सीरीज होता है या MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन का आप लोगों को लेक्चर मिलता है उसको आप लोग बिल्कुल मिस नहीं किया करिए, उसको ज़रूर आप लोग देखा करिए, समझा करिए और नोट्स बनाया करिए। ये आप लोगों की सोशियोलॉजी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इसके लिए एक अलग लेवल का प्रिपरेशन आप लोगों को कराएगा। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए। धन्यवाद।